जैसे ही संजना ने अक्षय को कॉल करके नव्या के बारे में बताया, अक्षय जो कि बहुत जरूरी काम था उसने सब साइड में रख दिया, जल्दी से क्वींस विला चला गया। संजना को भी अब नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। वो भी जल्दी से क्वींस विला गई और वहां जाकर अक्षय से मिली। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? नव्या से कोई कांटेक्ट हुआ? जैसे ही वो अपार्टमेंट में घुसी उसने गुस्से अक्षय से बहुत सारे सवाल किए। अक्षय बहुत परेशान था और गुस्से में भी था और उसने संजना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हर कमरे में गया और चेक करने लगा कि कोई भी क्लू मिल जाए नव्या के बारे में। तुरंत ही वो कमरे से बाहर आया और उसे वहां नव्या के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। फिर उसने संजना की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें सबसे पहले कब और कैसे पता चला कि नव्या गायब है? संजना ने जल्दी से बताया, तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद ही नव्या का मूड खराब था, इसलिए उसने मुझसे बात करने के लिए मुझे कॉल किया। फिर मैंने उसे कहा। संजना थोड़ा घबराई हुई थी। उसने धीरे से अक्षय के चेहरे की तरफ देखा। अक्षय के चेहरे का लुक बहुत डरावना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी किसी का खून कर सकता है। संजना ने गहरी सांस ली। किसी तरह फिर से उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से बोलना शुरू किया, मैंने उससे कहा कि वो दुखी है और अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे घर आ जाए। संजना को और हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ और कहे और वो चुपचाप घबराकर अक्षय की तरफ देखती रही। अब फिर अक्षय ने गुस्से में पूछा, फिर 1 घंटे बाद? फिर 1 घंटे बाद मुझे लगा कि वो अभी तक मेरे घर क्यों नहीं पहुंची, तो मैंने उसे कॉल किया। पहली बार कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसके तुरंत बाद जब मैंने फिर से कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, तो मैंने तुरंत तुम्हें कॉल किया। मैं विश नव्या किसी मुसीबत में ना हो। अक्षय बहुत गुस्से में था और बहुत ज्यादा परेशान था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ऐसा लगा था जैसे वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसे सबसे पहले खुद को शांत करने की जरूरत थी, क्योंकि उसका शांत होना बहुत जरूरी था। संजना ने परेशान होते हुए अक्षय से पूछा, आप क्या करना चाहिए हमें? अक्षय अपने माथे पर हाथ लगाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। अक्षय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। संजना को आंसर करने के बजाय उसने अपना फोन निकाला और कबीर को कॉल किया। उस समय कबीर होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में था। इशिका को पूरी रात तेज बुखार था। सुबह के 6 बजे के करीब इशिका का बुखार थोड़ा कम हुआ और उसे धीरे धीरे नींद आ गई। डॉक्टर भी वहां से गए थे। फोन कॉल करने के बाद अब जाकर कबीर सो रहा था। इससे पहले कि वो थोड़ी देर सो पाता, अपनी नींद पूरी कर पाता, अक्षय की कॉल की वजह से उसकी नींद खुल गई। पूरी रात नहीं सोने की वजह से कोई भी इरिटेट होगा, इसलिए कबीर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए अक्षय का कॉल उठाया। क्या हुआ, क्या तुम खुद से हैंडल नहीं कर सकते? कबीर के फोन उठाते ही अक्षय ने डायरेक्टली जरूरी बात की। कहाँ हो तुम? नव्या का कुछ पता नहीं चल रहा यार, नव्या इज मिसिंग। अक्षय की बातें सुनकर कबीर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम से सोफे पर उठकर बैठ गया और बोला, नव्या इज मिसिंग? ये क्या बोल रहे हो तुम? अक्षय ने इरिटेट होते हुए कहा, यार वो बस मिल नहीं रही है लिटरली। जल्दी से मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में, चाहे जितना पैसा लगे लगाओ, जो तरीका अपनाना है अपनाओ, बस जितना जल्दी हो सकता है नव्या को ढूंढो। योर बेबी इज रियली। इससे पहले कि कबीर अपनी बात खत्म कर पाता, अक्षय ने उसकी बात काटते हुए कहा, बात करना बंद करो। मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी को मार डालूंगा। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और इस तरह की कोई भी बात मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। कबीर ने कहा, अच्छा ठीक है चल, नव्या बहुत ही ब्लेस्ड है और उसकी सारी मिसफॉर्च्यून्स ब्लेसिंग में बदल जाएंगी। काश ऐसा हो। इतना कहकर अक्षय ने फोन रख दिया। कबीर अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। सोफे पर से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ मिनट के बाद कबीर अपना मुंह और आंखें धोकर बाहर निकला। अब उसकी आंखें बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थी। उसने अपने फोन से किसी को कॉल मिलाया और स्वीट से बाहर चला गया। उधर दरवाजा बंद हुआ। बेड पर सोए हुए इंसान ने करवट ली और दूसरी तरफ रोल किया। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज की रोशनी की वजह से आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों के सामने किया, ताकि सूरज की किरणों को वो ब्लॉक कर सके। उसने कराहते हुए फिर से करवट ली और दूसरी तरफ मुड़ गई। इशिका बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से किसी ने जान निकाल ली है और वो बस अच्छे से सोना चाहती थी। इशिका ने अंगड़ाई ली और बेड पर रखे हुए सॉफ्ट से तकिए पर हाथ रख दिया। ये कितना बड़ा है और कितना सॉफ्ट भी है, यही सोच सोच कर वो बार बार एंजॉय करते हुए बेड पर इधर उधर रोल हो रही थी। वो खुश हो रही थी और दोबारा सोने की तैयारी कर रही थी। तब फिर उसके पेट से आवाज आने लगी। इशिका कुछ देर तक और सोती रही, पर फिर उसे भूख और बर्दाश्त नहीं हुई और उसे आंखें खोलनी पड़ी। बहुत भूख लगी है, इतनी भूख क्यों लग रही है मुझे? वो हमेशा ही लेट उठा करती थी, पर उसे कभी भी इतनी तेज भूख नहीं लगती थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरा दिन और रात कुछ नहीं खाया।
उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि फाइनली वो उठकर बैठ गई। उसने साइड में रखा हुआ फोन उठाने की कोशिश की ताकि होटल को कॉल करके कुछ ब्रेकफास्ट मंगवा सके, पर वो बेड इतना बड़ा था और उसके हाथ इतने छोटे कि नाइट स्टैंड तक पहुंच नहीं पाए। इशिका ने गहरी सांस ली। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी और उसे थोड़ा शिफ्ट ही होना पड़ा फोन तक पहुंचने के लिए। अचानक वो रुक गई और बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। ये वो रूम नहीं था जिसमें मैं सो रही थी। अचानक लहरों की तरह उसकी याददाश्त वापस आ गई और कल रात क्या क्या हुआ था उसे सब याद आ गया। हाँ, कुछ घटिया लोगों ने मुझे पेश दिया था, फिर एक हैंडसम लड़के ने मुझे बचाया। इशिका ने कमरे में चारों तरफ देखा और उसे वहां कहीं भी कभी नहीं दिखाई दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सोचने लगी कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। फिर एक बार फिर से देखने पर उसे ये तो कंफर्म हो गया था कि जो रूम उसने बुक किया था ये वो रूम नहीं है, कि एक रात पहले की जो बातें उसे याद थी वो सब इसी कमरे की थी। तो उसका मतलब वो सब कोई सपना नहीं था। उसका मतलब तो यही है कि शायद वो बाहर गया है। इशिका ने अपना ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठ गई। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके कपड़े कहाँ हैं और वो क्या पहनेगी, तभी उसने देखा कि आर्म चेयर पर स्कर्ट रखी थी। वो किसी लड़की के ही कपड़े थे। शायद वो इशिका के लिए वहीं रखे गए थे। राइट, वो कबीर के लिए तो नहीं हो सकते थे ना। स्माइल करते हुए इशिका आगे बढ़ी और जाकर वो स्कर्ट उठाया। स्कर्ट हल्की पर्पल कलर की थी। वो कलर उसे बहुत पसंद आया। वो लड़का काफी हैंडसम है और काफी स्मार्ट भी। ये सोचकर इशिका ने जल्दी से कपड़े बदले और कमरे से बाहर चली गई। शहर के बाहर एक सुनसान घर में नव्या को जी भर के मारने के बाद रिया का मूड अब अच्छा हो गया था। वो कमरे से बाहर निकली और लिविंग रूम में जाकर आराम से रिक्लाइनर सोफे पर बैठ गई। वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी अपने बॉडीगार्ड का कि वो सारे इंतजाम करके आएगा। तब तक उसने सोचा कि वो वाणी को कॉल कर ले। कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? अगर जल्दी नहीं आई तो तुम पूरा शो मिस कर दोगी। जब भी रिया इमेजिन कर रही थी कि नव्या के साथ क्या क्या होने वाला है, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। यहाँ तक कि जिस टोन में वो वाणी से बात कर रही थी उससे पता चल रहा था कि वो कितनी एक्साइटेड है। मैं बस आने वाली थी पर कुछ काम आ गया इसलिए मैं लेट हो गई। बात हो गई, क्या चल रहा है वहां पर? सब कुछ ठीक है ना? तुम नव्या के साथ वैसे करने क्या वाली हो? वाणी ने रिया से पूछा। दरअसल वाणी रिया से झूठ बोल रही थी। वो तो अपने सोफे पर आराम से बैठी हुई थी और मस्त उससे फोन पर बात कर रही थी। रिया फोन पर हंस रही थी और बहुत खुश होकर उसने कहा ऐसा कुछ करने वाली हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने किसी को भेजा है कुछ ऐसे लड़कों को लेकर आने के लिए जो चीप और गंदे होते हैं। सर से लेकर पांव तक सिर्फ नफरत होती है उनमें। तो मैं उन्हें पैसे दूंगी और फिर उनका जो मन करेगा वो नव्या के साथ करेंगे। तुम समझ गई हो ना मैं क्या बोलने वाली हूँ? आई विश तुम समझ गई होगी। उसकी बात सुनकर वाणी ने नाराज होते हुए स्माइल किया, पर फिर भी जानबूझकर चहकती हुई आवाज में बोली, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तो फिर मेरे लिए भी वेट करो, मैं बस कार में ही हूँ, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। वैसे उसने बोल तो दिया था पर उसका सोफे पर से उठने का कोई इरादा नहीं था। रिया ने कहा, तुम्हारे कौन वेट करेगा, तुम बहुत स्लो हो, मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाली हूँ। जैसे ही वो लड़के यहाँ आएंगे असली गेम तो तब शुरू होगा। पर तुम टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास नव्या को टॉर्चर करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर तुम जल्दी आओगी तो तुम बात का पार्ट देख सकती हो। वाणी ने उससे पूछा, वो लड़के कब तक आने वाले हैं? वाणी भी काफी बेसब्री से उन लड़कों का वेट कर रही थी। खैर उसने तो पूछ लिया कि वो लड़के कब आने वाले हैं, लेकिन रिया से रहा नहीं गया। वो मुड़ी और उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुमने तो कहा था ना कि तुमने उन लड़कों का इंतजाम कर दिया है, तो वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं और कितना टाइम लगेगा उन लोगों को आने में? बॉडीगार्ड ने कहा, मैम 10 मिनट और लगेंगे, वो लोग आते ही होंगे। रिया ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई और अभी भी 10 मिनट और लगेंगे? क्या फालतू इंसान है यार। रिया से वो 10 मिनट का इंतजार भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो 10 मिनट का वेट करना ही नहीं चाहती थी। उसमें भी इतना पेशेंस नहीं था कि वो और 10 मिनट तक इंतजार करे। जितना जल्दी हो सके नव्या को तड़पते हुए देखना उसके लिए एक सुकून भरा एहसास होगा। उन्हें बोलो कि वो जल्दी आए, जल्दी आए। यस मिस, बॉडीगार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। रिया ने वाणी से कहा, उन्हें आने में भी 10 मिनट और लगेंगे, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, शायद तुम्हें शो देखने के लिए मिल जाए। वाणी ने कहा, ठीक है समझ गई, आती हूँ मैं जल्दी। बस बहुत हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अंदर जाना होगा और
उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालना होगा। श्रेया ने ऐसा कहा और फोन रख दिया। अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर वानी स्माइल करने लगी। उसने अपना गला साफ किया, ध्यान से सोचा और फिर उसने अक्षय का नंबर डायल किया। वानी मेंटली प्रिपेयर थी कि क्या हो सकता है। कॉल करने पर रिंग होते ही अक्षय जल्दी से कॉल रिसीव कर लेगा, पर अक्षय ने कॉल रिसीव नहीं किया बल्कि तुरंत उसका कॉल काट दिया। इसकी वजह से वानी के चेहरे के रंग उड़ गए, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पर फिर उसने जल्दी से अपने आप को शांत किया, क्योंकि उस समय सबसे जरूरी ये बात थी कि उसने जैसा प्लान किया था सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। उसे डर लग रहा था कि कहीं अक्षय ने उसका नंबर ब्लॉक तो नहीं कर दिया, इसलिए उसने तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज लिखा और अक्षय को सेंड कर दिया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, मैसेज देखकर तुरंत अक्षय ने उसे कॉल किया। हालांकि उसे पता था कि अक्षय की कॉल उसे नव्या की न्यूज की वजह से आई है, फिर भी अपने फोन पर अक्षय का नंबर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपना गला साफ किया और फिर अक्षय का फोन रिसीव किया। बहुत ही जेंटल आवाज में उसने कहा, अक्षय। अक्षय के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वानी से बात करने के लिए, इसलिए उसने डायरेक्टली वानी से पूछा, तुम्हें पता है नव्या कहाँ है? क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? वानी थोड़ा दुखी हो गई। अक्षय ने पहले उसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, वो तो बस नव्या के बारे में जानना चाहता था। वानी बस 2 सेकंड के लिए चुप थी कि तभी अक्षय का गुस्सा फट गया और उसने चिल्लाते हुए उससे पूछा, तुम्हें जो कुछ भी पता है उसके बारे में जल्दी से मुझे बताओ, समझी? मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब सुनकर वानी शॉक हो गई। हालांकि अक्षय फोन पर बात कर रहा था, पर फिर भी उसे उसका गुस्सा और उसकी बेरुखी बेरहमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने आज तक अक्षय का ये रूप नहीं देखा था। उसने जल्दी से कहा, एक्चुअली ये सब रिया ने किया है। वो मेरी हाफ सिस्टर है। हमारे पापा एक ही है पर मम्मी अलग है। जब मैं घर वापस आई मैंने उसे कहीं बाहर जाते देखा। मैंने उसे फोन पर किसी से नव्या को किडनैप करने के बारे में बात करते सुना था। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना, इसलिए मैंने उसे भी कॉल किया तो पता लगा कि वो किसी एक घर में इस शहर से बाहर है। इसलिए मुझे लगा कि शायद उसने नव्या को सच में किडनैप कर लिया और उसे वो वहां लेकर गई है। अक्षय ने जल्दी से कहा, मुझे नंबर बताओ फटाफट, वो एड्रेस बताओ कि वो घर कहाँ है। अक्षय को और किसी बात से कोई मतलब नहीं था, वो तो जल्द से जल्द नव्या के पास पहुंचना चाहता था। वानी को जो कुछ कहना था वो सब कह नहीं पाई। उसे अक्षय को ये बताना था कि वो सच में एक अच्छी इंसान है और ये भी महसूस कराना चाहती थी कि वाणी का उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जो उसे समझना चाहिए। अक्षय, क्या मैंने जो कहा उस पर तुम्हें सच में यकीन है? मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। हालांकि मुझे पहले नव्या से बहुत प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी बहुत बहस भी हुई, मगर फिर भी मैं उसके साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अक्षय ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वाणी को बीच में ही टोक दिया और कहा, मुझे पता बताओ। एक हफ्ते अक्षय के साथ रहने के बाद वाणी को ये तो पता चल गया था कि उसके मूड का क्या इशारा है, इसलिए उसने अपनी बात को बीच में ही काट दिया और उसे घर का एड्रेस दे दिया। अक्षय ने उसे थैंक यू बोला और तुरंत फोन रख दिया। वाणी खुश हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉफी टेबल पर रखी हुई अपनी खुशबूदार चाय उठाई और धीरे धीरे सिप लेते हुए पीने लगी। रिया, ओ रिया, तुम तो बिल्कुल भी ये पहचान नहीं पाती कि मैं वो हो सकती हूँ जिसने अक्षय को खबर दी है। बताओ, अब तुम क्या सोच सकती थी? अपना कप वापस टेबल पर रखने के बाद वो उठी और उठकर बाहर चली गई। वो इतना अच्छा शो कैसे मिस कर सकती थी, ये सोचकर कि कैसे अब वो एक ही पत्थर से 2 चिड़ियाओं का शिकार कर पाएगी। अनी खुद को खुद से ही इम्प्रेस होने से रोक नहीं पा रही थी। हालांकि वो नव्या से बहुत नफरत करती थी, मगर वो उससे भी ज्यादा नफरत रिया से करती थी। वैसे भी उसे नव्या से भी डील करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो इस मौके का फायदा उठाकर अक्षय के साथ क्लोज होना चाहती थी। अक्षय के सामने एक अच्छी इंसान होने का दिखावा करके वो उसके ऊपर अपने फायदे के लिए अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी। पहाड़ी को अपनी सिचुएशन अच्छी तरह से पता थी। उसकी अभी जो हालत है उस हिसाब से अगर अक्षय के पास अभी नव्या का साथ ना हो तो भी वो कुछ भी करके अक्षय की जिंदगी में नव्या की जगह नहीं ले पाएगी। इसलिए उसे कोई और तरीका सोचना होगा अक्षय से क्लोज होने के लिए। बेशक ही उसके पास जो अभी सबसे अच्छा तरीका था वो ये था कि वो किसी तरह से अक्षय और नव्या से दोस्ती करके उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। पहाड़ी पूरा ध्यान लगाकर ऐसी एंडिंग के बारे में सोचने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि ये सिचुएशन सिर्फ एक पत्थर से 2 शिकार करने की नहीं है, बल्कि इसमें उसके लिए और भी बहुत सारे फायदे छुपे हैं। अगर इस बारे में अक्षय किसी भी तरह से रिया को रंगे हाथों पकड़ लेता है तभी जाके वाणी अपनी जगह सरकार फैमिली में बना पाएगी।
और शायद वो इस मौके का फायदा उठाकर सरकार फैमिली की लीगल तौर से यंग मिसी बनने का फायदा उठा सके। ये सब सोचकर वाणी और भी खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही थी। पड़ोस के उस छुपे हुए घर में जब रिया ने रोहित को बाहर आते हुए देखा तो उसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, कैसा है ये? वो लड़के जल्दी आ रहे हैं क्योंकि तुम उसे इतना पसंद करते हो, तो क्या तुम उसे टेस्ट नहीं करना चाहोगे? इससे पहले वो किसी और के हाथ लग के खराब हो जाए, तुम उसे टेस्ट नहीं करना चाहोगे? रोहित ने रिया की बातों को अनसुना कर दिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे उसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो आगे जाकर चुपचाप वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया। रिया अपनी हाई हील्स में चलकर उसके पास गई। उसकी तरफ घूर कर देखती हुई कहती है, रोहित मुझे बस समझ ही नहीं आता, क्या तुमने नव्या को धोखा इसलिए नहीं दिया कि तुम उसके करीब जा सको? अब जब तुम्हारे पास मौका है तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? या ऐसा है कि तुम्हें छोड़ी हुई चीजें ज्यादा पसंद है? हाँ आई थिंक तुम्हारा टेस्ट काफी अलग है। तुम्हें छोड़ी हुई चीजें, झूठी चीजें ही पसंद है। रोहित ने नजर उठाकर उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? ये सुनकर रिया की ईगो हर्ट हो गई। उसका मूड जो भी थोड़ा ठीक हुआ था वो तुरंत वापस से और ज्यादा खराब हो गया। तुम किसे मुंह बंद करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? कैसे तुमने कह दिया कि मैं मुंह बंद रखूं? हाँ, उसने गुस्से में जलती हुई आंखों से रोहित की तरफ देखा, मगर रोहित को ना ही उसकी बातों से फर्क पड़ रहा था ना ही उसके गुस्से से। उसने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। जब रिया अपनी बातें बोलकर चुप हो गई तो रोहित ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और अपनी दुनिया में वापस गुम हो गया। रोहित को ऐसे मायूस देखकर रिया उसका और भी मजाक उड़ाने लगी। अब वो नव्या की खूबसूरती से और भी जलन और नफरत करने लगी, क्योंकि हर आदमी सिर से लेकर पैर तक नव्या के प्यार में ही डूब जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सभी उसकी खूबसूरती की वजह से उसके दीवाने हो गए हो ना? रिया ने अचानक ही अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, उस लड़की को खींचकर यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर के लिए तो रोहित हैरान हो गया। नाराज होते हुए उसने रिया की तरफ देखा और दांत चबाते हुए कहा, अब क्या करने की कोशिश करी हो तुम? रिया जानबूझकर स्माइल करने लगी। कुछ कहा नहीं उसने, वो बस रोहित को परेशान होते हुए देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। उसके कहते ही बॉडीगार्ड नव्या को तुरंत बाहर ले आया। रिया ने बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे खींचते हुए बाहर लेकर आना। खींचते हुए लाओ उसे, समझ आया तुम्हें, यू इडियट? बॉडीगार्ड हैरान हो गया और उसने तुरंत नव्या को छोड़ दिया। नव्या बहुत कमजोर लग रही थी और जैसे ही बॉडीगार्ड ने उसका हाथ छोड़ा वो झट से जमीन पर गिर गई। रिया ने गुस्से में बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, खींचो इसे। बॉडीगार्ड ने जमीन पर गिरी हुई नव्या की तरफ देखा और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लग गया। नव्या को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। नव्या का मन कर रहा था कि वो उठकर खड़ी हो जाए और चले, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जमीन पर कारपेट बिछा हुआ था। उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा था और उसे खींचने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस सिचुएशन में एक अच्छी बात बस ये थी कि रिया उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए बॉडीगार्ड को नव्या को ज्यादा दूर तक नहीं खींचना पड़ा। फिर रिया को एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी ये सब देखकर। जब नव्या को उसके सामने खींचा जा रहा था, रिया आराम से सोफे पर बैठ गई, एक रानी की तरह, और अपने पैरों के पास नीचे नव्या को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी उसे। नव्या, तो क्या सोचा है तुमने? अभी तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांगोगी? क्या पता अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ तो शायद मेरा दर्द निकल जाए और मैं तुम पर थोड़ी दया कर लूं। नव्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी अपर बॉडी कारपेट पर झुकाकर बैठ गई। उसने एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी बातों का कोई जवाब दिया। रोहित, जो कि सोफे की दूसरी तरफ बैठा हुआ था, वो बस एकटक नव्या की तरफ देख रहा था। उसे अचानक से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्योंकि नव्या का सिर नीचे था इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को भी उसके एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना तुमने? रिया ने फिर से नव्या से कहा। रिया ने थोड़ी देर नव्या के जवाब का इंतजार किया, पर जब उसे नव्या से कोई जवाब नहीं मिला तो वो बेचैन हो गई। उसने आंखों से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड नीचे झुका और उसने बहुत रूडली नव्या का चेहरा ऊपर उठाया। नव्या के गालों की रेडनेस पूरी गायब हो गई थी। नव्या बहुत ही बेजान लग रही थी, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने दांत चबाते हुए अपनी तकलीफ को सहने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर पसीना था। नव्या की ऐसी हालत देखकर रोहित हैरान हो गया कि हाथ जो कि सोफे पर थे उसने मुट्ठी कर बांध लिए। क्या हो गया नव्या को? तो रोहित की बजाय रिया ने नव्या से पूछा,
क्या हो गया इसे? बॉडीगार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, अभी जब मैं अंदर गया था तो वो पहले से ही ऐसी थी। श्रेया ने गुस्सा होते हुए कहा। क्या तुम मरने का नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है ऐसे नाटक से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? यू इडियट। वो गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और चलकर नव्या के पास गई और अचानक उसने नव्या को एक जोर से लात मारी। कारपेट पर पड़े हुए नव्या को ठंडे पसीने आते रहे। उसने अपने हाथों से जोर से अपना पेट पकड़ लिया। नव्या के हाथों की तरफ देखकर रिया की आंखें लाल हो गई। ये अपना पेट कवर कर रही है, हाँ? रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे को भी मार डालती हूँ, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। इतना कहकर उसने नव्या के पेट पर एक और लात मारी। नहीं, ऐसे मत करो प्लीज। इतनी देर से नव्या कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप थी, पर अब नव्या ने फाइनली बहुत धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी बॉडी कर्ल कर ली ताकि रिया उसके पेट पर और ना मार सके। नव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो भी कुछ रिया बोल रही थी। उसके प्रेग्नेंट होने की बात क्यों कर रही थी? नव्या ने अक्षय को किस करने के अलावा उसके आगे कुछ नहीं किया था। जैसा वो सोच रही थी वैसा अक्षय और नव्या के बीच बिल्कुल नहीं हुआ था। तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? अब नव्या को पेट में दर्द हो रहा था, क्रैम्प्स हो रहे थे और इसी वजह से नव्या को बहुत तकलीफ हो रही थी। जब वो उस कमरे में थी उसे चेयर से बांध कर रखा गया था और खिड़कियां खुली हुई थी तो वहां से ठंडी हवा आ रही थी और ठंड की वजह से उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार होती जा रही है। ठंड की वजह से उसे कमजोरी लग रही थी और ऊपर से रिया का वो टॉर्चर नव्या भला कहाँ बर्दाश्त कर पाती। नव्या को चेयर से बांधा गया था और वो अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और ठंडी हवा बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। इस वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। उसके पेट का निचला हिस्सा दर्द करने लगा। धीरे धीरे दर्द और बढ़ता गया जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई। ऐसे में कभी कभी इतना दर्द होता है जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। पर रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे यही लग रहा था कि नव्या प्रेग्नेंट है। अगर ये अक्षय का बच्चा है तो फिर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। वो चाहती थी कि नव्या का बच्चा मर जाए, इसलिए रिया का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वहीं साइड में बैठकर रोहित नव्या के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देख रहा था। नव्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर जाएगी। नव्या की ऐसी हालत देखकर रोहित के दिल में दर्द हो रहा था। फाइनली उसे और नहीं देखा गया। जल्दी से रिया के पास गया और उसे पीछे की तरफ खींचा। बस बहुत हो गया, उसे मारना बंद करो, रोहित ने चिल्लाकर रिया से कहा। आखिर रिया चाहती क्या थी? क्या वो इस तरह से लात मारकर नव्या की जान ले लेना चाहती थी? रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या हुआ तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है? तुमने तो वैसे भी इसे धोखा दिया है ना, अब इसके लिए बुरा लगने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है इसके लिए सॉरी फील करके। तुम्हें क्या लगता है कि अभी कभी भी तुम एक अच्छा इंसान समझेगी? ये बोलकर रिया चलकर बॉडीगार्ड की तरफ गई और उसने अपना आधा हाथ खोला। उस बॉडीगार्ड ने रिया के हाथ में चाकू थमा दिया। रिया ने वो चाकू अपने हाथ में लिया और उसे नव्या को मारने की कोशिश की। रुको। रोहित अपने आप को रोक नहीं पाया। वो पहले से नव्या के आगे आ चुका था उसे बचाने के लिए। रोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था रिया पर और अब वो आखिरकार उसके सामने आकर खड़ा ही हो गया। रिया ने रोहित से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? मैं कह रही हूँ रोहित, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। जरा मैं भी तो देखूंगी क्या तुम नव्या से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान भी दे दोगे। रिया के हिसाब से इस दुनिया में हर कोई सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता है। चलो मान भी लोगे अगर कोई किसी और से बहुत प्यार करता भी है तो तब भी वो अपने आप को ज्यादा वैल्यू देगा। ये बिल्कुल सही टाइम था देखने के लिए कि रोहित नव्या से कितना प्यार करता है। ऐसा कहने के बाद रिया रोहित को घूरने लगी, लेकिन रोहित वहां से नहीं हिला। रिया रोहित को घूरने लगी। उसने अपना हाथ उठाया और वो रोहित की तरफ चलने लगी, उसको सच्ची में चाकू मारने के लिए। रोहित चले जाओ यहाँ से, नव्या ने चिल्लाकर कहा। उसने रोहित को वहां से हटाने की कोशिश की लेकिन रोहित वहीं खड़ा रहा। इसके अलावा नव्या में ज्यादा जान नहीं थी इसलिए वो रोहित को ज्यादा नहीं हिला पा रही थी। रिया! उसकी आंखों के सामने रिया ने रोहित के हाथ में चाकू मार दिया। लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो उसको पहले से पता था कि अगर वो वहां से हिला तो चाकू जरूर नव्या को लग जाता। उस टाइम पर रोहित को चोट लगी थी, उसके बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि वो अर्जुन के बारे में सोच रहा था। उसको याद आया कि कैसे एक बार पहले अर्जुन ने भी नव्या के लिए कुछ ऐसा ही किया था
और वो उस दिन से हीरो बन गया था। इसलिए ऐसा सोचकर अब रोहित भी खुश हो रहा था, क्योंकि इस बार ऐसा रोहित ने किया। नव्या उसको घूर रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित, क्या उसने मुझे धोखा दिया? तो फिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? रिया को भी समझ नहीं आया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो जोर से चिल्लाने लगी। क्यों आए तुम बीच में? हाँ, क्यों आए तुम बीच में? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? ऐसा कहने के बाद उसने वो चाकू वापस खींचा और फिर एक बार जोर से उसने उसे रोहित को मारा। नहीं, प्लीज नहीं। नव्या ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि वो रिया को रोकना चाहती थी। नव्या के शरीर में जितनी जान थी उसने वो सारी यूज कर ली और अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपने पैर से उसको उठने नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। दूसरी बार भी रिया ने उसके कंधे में चाकू मारा और उसके कंधे में एक छोटा सा छेद हो गया। अब रोहित के कंधे से बहुत सारा खून बह रहा था। रोहित ने अपने दांत चबाते हुए इतना भयानक दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था और वो कांप रहा था। फिर वो बिल्कुल मजबूती के साथ वहां खड़ा था और सीधा रिया की आंखों में देख रहा था। उसने दांत चबाते हुए कहा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा ना? रिया इतनी जल्दी सेटिस्फाई कैसे होने वाली थी भला? रिया ये रिजल्ट तो नहीं चाहती थी। रिया ने गुस्से में चाकू फिर से निकाला और घाव में से लाल रंग का खून निकालने लगी। क्योंकि इस बार रिया ने ज्यादा जोर से चाकू मारा था, इसलिए घाव बहुत गहरा था। रोहित का लेफ्ट वाला कंधा तुरंत ही खून से भर गया। ब्राइट रेड कलर का खून तेजी से बाहर आने लगा, जिसकी वजह से रोहित की लेफ्ट साइड की शर्ट पूरी खून से लाल हो गई। रिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने चाकू गुस्से से बाहर निकाला। इस बार रिया रोहित को जान से मारना चाहती थी। वो किसी को भी नव्या के लिए सैक्रिफाइस करते हुए या उसे पसंद करते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर ऐसा क्यों है ऐसा कि हर किसी को नव्या अच्छी लगती है और सब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? प्लीज डोंट, आई एम टेलिंग यू डोंट। नव्या ने रिया की आंखों में देख लिया था कि वो बस उसकी जान लेना चाहती है। उसने चिल्लाते हुए कहा, रिया स्टॉप इट। रिया, तुम मुझे मारना चाहती हो, रोहित को नहीं। मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो? अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। नहीं। रोहित ने दांत चबाते हुए दर्द सहने की कोशिश की। वो बस एक शब्द बोल पाया था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और ऐसा कहकर वो जमीन पर गिर गया। रोहित, क्या तुम ठीक हो? रोहित। नव्या बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। बस रोहित के बारे में पूछ रही थी। इतना खून, इतना सारा खून बह रहा है। नव्या अपनी आंखों के सामने सब होते हुए देखकर बहुत शॉक हो गई। रोहित ने अभी उसे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए वो रोहित को इस तरह चोट में नहीं देख सकती थी। और उसे ये भी नहीं पता था कि रोहित का कितना खून बह गया था। ये देखकर नव्या दंग रह गई। क्यों वहां इतना खून क्यों था? रोहित की बॉडी से इतना खून निकल रहा था कि पूरा कारपेट गीला हो गया था। पूरा कारपेट पे खून फैल रहा था। रोहित। ये सब देखे नव्या बहुत डर गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। रोहित के कंधे पर 2 बड़े बड़े चाकू के गहरे घाव थे। उन घाव में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून बह जाएगा। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? नव्या वहां अपने चारों तरफ कोई कपड़ा ढूंढने लगी, पर उसे वहां कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने झट वो उसे ढूंढना बंद कर दिया और जल्दी से अपना जैकेट निकाला और रोहित की चोट पर लगाकर दबा दिया। नव्या के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। रोहित, होल्ड ऑन, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिया ने गुस्से में नव्या की तरफ देखा और कहा, उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है? तुम उसे मरने क्यों नहीं दे सकती? नव्या की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। वो रिया की तरफ मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली, शट अप, पागल लड़की, ये बिल्कुल मरने वाला नहीं है। तुम्हें मारना चाहिए इसे, है ना? या फिर तुम्हें मरना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद हमें शांति मिलेगी। तुम मुझे मारना चाहती हो? जो इंसान मरने वाला है वो नहीं, तुम हो। श्रेया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। मैंने वैसे भी एक इंसान को मारने की कोशिश कर ही ली है, तो अगर मैं दूसरे को मारूंगी तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिया ने चाकू नव्या की तरफ किया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी।
तब तक किसी ने जोर से दरवाजे पर लात मार के उसे खोल दिया और दरवाजा दीवार से टकरा गया। रिया! गुस्से में एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाया हो। आवाज सुनकर रिया घबरा गई। जो लोग दरवाजे के अंदर आए थे उनकी तरफ देखकर रिया के पैर कांपने लगे। अक्षय! नव्या ने हैरान होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, अक्षय तुम आ गए। नव्या उसे वहां देखकर बहुत खुश हो गई। अक्षय, अक्षय तुम आ गए। अक्षय वहां आते ही सबसे पहले ये देखने लगा कि कहीं नव्या को कोई चोट तो नहीं आई। ये देखकर कि वो ठीक है, अक्षय के दिल से थोड़ा बोझ कम हो गया। अक्षय ने फिर रोहित की तरफ देखा और उसे देखकर वो थोड़ा नाराज हुआ। ये तो वही लड़का है ना जो क्लास में नव्या के आगे बैठता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? खैर उस समय ये सारी बातें जरूरी नहीं थी। अक्षय ने गुस्से में रिया की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिया की जान ले लेगा। उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में था और उसने कहा, रिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो। रिया ने अक्षय का कभी भी ये रूप नहीं देखा था। वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि डर के मारे वो जमीन पर गिर गई और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके साथ जो बॉडीगार्ड थे वो किसी काम के नहीं थे। अक्षय को इतने गुस्से में देखकर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय, अक्षय जल्दी से यहाँ आओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ, हेल्प मी अक्षय, हेल्प मी प्लीज। अक्षय ने रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जस्ट वेट। वो वहां से चलकर नव्या के पास गया। अक्षय जल्दी प्लीज सेव मी, सेव। इससे पहले कि नव्या बात खत्म कर पाती, अक्षय ने जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। अक्षय ने नव्या के सिर पर किस किया और उसके बालों को सहलाने लगा। अक्षय की आवाज भी हल्की हल्की कांप रही थी और उसने कहा, तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। नव्या भी वापस अक्षय को हक करना चाहती थी पर वो अपना हाथ नहीं ला पा रही थी, क्योंकि अगर वो अपना हाथ हटाती तो रोहित के चोट में से फिर से खून बहने लगता। वो बस खुद को अक्षय की बाहों में टाइटली प्रेस करके बैठी हुई थी। अक्षय की बाहों में उसे जो सुकून मिल रहा था उसे बहुत ही सेफ और सिक्योर फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था और वो शांत हो गई। हालांकि रिया ने नव्या को बहुत थप्पड़ मारे थे और काफी लातें भी मारी थी, पर फिर अब उसे अपनी चोट की कोई चिंता नहीं थी और उसे अब बेहतर लगने लगा था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। अक्षय नव्या की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उधर अब नव्या को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बचाने वाला उसका गार्जियन आ गया था। अक्षय के वहां होते हुए नव्या को किसी बात का डर नहीं था। उस दौरान रिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी और बार बार वो अक्षय की तरफ देख रही थी और फिर दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसके बचने का बस एक ही तरीका है। रिया का शरीर बहुत कांप रहा था और वो अपने पैरों को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खींच रही थी ताकि वो उस तरफ से निकलकर भाग जाए। तभी अचानक दरवाजे के पास कुछ लोग आकर खड़े हो गए। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि कबीर, संजना और समीर खड़े थे। नव्या! जैसे ही संजना कमरे के अंदर आई तो उसने गुस्से ही चिल्लाकर नव्या को आवाज दी और घबराते हुए भागकर नव्या के पास चली गई। समीर ने झट से रिया का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वो भाग न सके और बोला, तुम भागने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम भागने की कोशिश भला कर भी क्यों रही हो? रिया को समीर से कुछ खास डर नहीं लगा था, पर जब उसने कबीर की तरफ देखा और उसकी नजरों को देखकर रिया का डर बढ़ गया। अगले पल उस कमरे में कई सारे पुलिस वाले आ गए। जैसे ही रिया ने देखा कि वहां पुलिस है, उसकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही संजना ने रोहित को देखा, जो कि बुरी तरह से खून से लथपथ था, संजना ने चिल्लाते हुए कहा, इसे क्या हो गया? वो तुरंत ही पहचान गई और हैरान होकर पूछने लगी, नव्या, तो वही लड़का है ना जो तुम्हारी क्लास में आके बैठा था? ये यहाँ क्या कर रहा है? संजना जाकर नव्या के बगल में बैठ गई। उसे अच्छे से देखा और शायद उसे देखकर संजना को कंफर्म हो गया कि नव्या ठीक है। पर उसने फिर भी पूछा, नव्या क्या तुम ठीक हो? क्या उस रिया ने तुम्हें सताया तो नहीं, या कुछ तुम ठीक तो हो ना? नव्या थोड़ी देर तक रुकी और फिर सिर हिलाते हुए बोली,
मैं ठीक हूँ। सच में? संजना को नव्या की बहुत चिंता हो रही थी। संजना ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या की बॉडी को अच्छे से छूकर चेक किया कि नव्या सच में सही है या फिर नहीं। पर जैसे ही संजना ने नव्या के पेट को टच किया, नव्या को बहुत तेज दर्द हुआ। संजना ने परेशान होते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है? नव्या ने तुरंत अपना हाथ हटाने की कोशिश की, पर संजना ने फिर से नव्या के पेट को टच किया और नव्या ने जोर से कराते हुए कहा, स्टॉप टचिंग इट प्लीज, स्टॉप टचिंग इट। अक्षय ने संजना को दूर धकेल दिया। तभी जाकर उसने नव्या को छोड़ा और फिर उसके पेट पर देखा। उसकी आंखें वो देखकर चौंक गई और उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें लात मारी? वो जानती थी कि अब वो और इस सच्चाई को नहीं छुपा सकती, इसलिए नव्या ने अपना सिर हिलाकर उसे इशारे से कहा, हाँ। अगर नव्या भी सच नहीं भी बताती तो भी अक्षय उसकी चिंता में घर पहुंचते उसके पूरे शरीर को जरूर चेक कराता। अक्षय को नव्या की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपने दांत पीसने लगा। वो और ज्यादा भयंकर और खतरनाक आंखों से रिया की तरफ देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद किया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तो जैसी बेकार लड़की को तो मर जाना चाहिए। कबीर चल के उसकी तरफ आया और उसने रिया की तरफ घूर के देखा और कहा, इसे तो मौत से भी ज्यादा खराब सजा देनी चाहिए। अक्षय और संजना चौंक कर कबीर की तरफ देखने लगे। रोहित खिड़की की तरफ बढ़ा और आगे बढ़ के उसने खिड़की पर लगे गाढ़े लाल रंग का पर्दा हटा दिया ताकि सूरज की तेज रोशनी कमरे के अंदर आ सके। उसने कहा, नव्या के चेहरे की तरफ देखो। रोहित के ऐसे कहने पर अक्षय और संजना ने नव्या का चेहरा देखने के लिए उसकी तरफ देखा। उसे देखकर वो शॉक हो गए।